प्रियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। काल वंदना साहब जी। धर्म लाभ काल वंदना गुरुदेव। बहुत बहुत आहार और आरोग्य इस क्लास के अंदर, डाइट एंड हेल्थ इस क्लास में आज हम थोड़ा सा विचार यहाँ पर विरुद्ध आहार के बारे में करेंगे। ये सब्जेक्ट लंबा जरूर है, चलेगा, आप अपने तरफ से पॉइंट्स लिखते जाइए। ऐसा है कि देखिए अभी तो हम आत्मा की बात कर रहे थे, इतने ऊंचे आत्मा तत्व की बात करते करते फिर शरीर के लेवल पर आ रहे। अब शरीर के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। अब बात भी सही है साहब, क्या करें, हमारा शरीर बिल्कुल साधना के अनुकूल बनना चाहिए। शरीर कल जो है प्रतिकूल दिशा में चले, फिर हमारे शरीर की बीमारियां रात में खड़े हो जाए और शरीर की बीमारियां फिर हमको परेशान कर ले सब। फिर न तो आत्मा का स्मरण होगा, न ध्यान होगा, न ज्ञान होगा, न स्वाध्याय होगा, न तप तपस्या, कुछ भी नहीं हो पाएगी। तब हम क्या करेंगे साहब? क्यों हम यहाँ पर इस आहार के विषय की चिंता कर रहे हैं? क्यों ले रहे हैं हम ये आहार का विषय? क्या आवश्यक है, क्यों जरूरी है? इसके अंदर सबसे पहले देखिए, शरीर के अंदर जो वात पित्त और कफ, इन तीनों का जो बैलेंस बताया गया है, वो इस विरुद्ध आहार के कारण हमारा बैलेंस बिगड़ता है। अब वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ा तो बीमारी आई। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर नियम ये दिया गया है कि जिनका वात पित्त और कफ तीनों ही संतुलित है, समान प्रमाण के अंदर इक्वल लेवल पर बड़ा अच्छा बैलेंस बना हुआ है, उनका ही शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अब ठीक इससे उल्टा बोलना है, जिनके शरीर में वात पित्त और कफ तीनों का बैलेंस बिगड़ गया, असंतुलित हो गया, उनका शरीर रोगग्रस्त है, बीमारी से भरा हुआ है। ये बात बेसिक प्रिंसिपल बन गई। बोलेंगे आप बीना बेन, समझ में आ रही है बात? बोलिए जी महाराज। जिस व्यक्ति का वात पित्त कफ संतुलित मात्रा में होता है वो स्वस्थ शरीर होता है, और जिन व्यक्तियों का वात पित्त कफ असंतुलित मात्रा में हो जाता है उनकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छा, आपने लैंग्वेज अच्छी की, आपको फर्स्ट प्राइज आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ जा देखिए, मैंने दो शब्द लिखे हैं, पढ़ेंगे आप? एल्साबेन बोलिए, क्या फर्क है? स्वस्थ और स्वास्थ्य। बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? स्वस्थ means healthy and swasthya is our immunity.
स्वास्थ्य मतलब आरोग्य, बरोबर है। हाँ जी। अब ये स्वस्थ का मतलब ये है, ये आपको समझना है, स्व शब्द ये हमारी आत्मा, और ये जिसके अंदर स्थिर है, आत्मा जिस शरीर में स्थिर है, शरीर स्थिर है, आत्मा शरीर में स्थिर है, और शरीर भी अपने आप में स्थिर है, ये स्वस्थ होते हैं। आप किसी को भी मिलते हो तो पूछते हो, भाई साहब कैसे, स्वस्थ तो हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। तब जाकर के ये आत्मा जिस शरीर में है, उस शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। शरीर स्थिर होना मतलब वात पित्त कफ का बैलेंस लेवल में स्थिरता बना हुआ हो, अब उसका स्वास्थ्य गिना जाता है। ऐसे स्वस्थ शरीर में आत्मा का स्थिर रहना और ऐसी आत्मा का स्वस्थ शरीर में स्थिर रहना, इसको हम यहाँ पर स्वास्थ्य कह रहे हैं। आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? चंद्रेश भाई बोलो। जो शरीर में वात पित्त कफ बैलेंस में होए, वही आत्मा में स्थिर रह सकता है, और शरीर के अंदर आत्मा भी स्थिर है। हाँ जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। गोकुल जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्वस्थ रहना, आत्मा का शरीर में स्वस्थ रहना, या शरीर अगर आपका वैसे स्वस्थ है तो आत्मा का स्थिर रहना। जब आप मेडिटेशन करोगे तो क्या आज आपका शरीर मेडिटेशन के लिए अनुकूल है कि नहीं है? आर यू फिट फॉर एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन? हाँ जी, बोलिए गोकुल जी। मथेन वंदामी गुरुदेव। First, Gurudev, what I think, first, if the body is like a vehicle to carry our soul, so if the vehicle is not in a good condition, we cannot carry the soul along with it, and it cannot have vata pitta kapha balance. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, शरीर भी एक प्रकार की आपकी जो है एक व्हीकल बताया इन्होंने। चलें, जैसे आपकी बाहर की व्हीकल नीचे कार है, वैसे ये शरीर आत्मा के लिए कार है। अब आत्मा अपने शरीर के अंदर स्थिर कब रहेगी कि भाई उसकी कार जो है, व्हीकल जो है, वो बहुत अच्छी तरह से उसको साथ दे दे। अगर आत्मा को शरीर साथ नहीं देगा तो आत्मा बिल्कुल कर्मक्षय, निद्रा, तप, तपस्या, साधना कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको अच्छे साधक बनना है तो पहले स्वस्थ बनना अनिवार्य हो गया। साधक वो कहलाएगा जो शरीर का सहयोग लेकर के आत्मा की साधना कर ले। तो हम तो कैसे हैं सब, हमने तो अपनी स्पिरिचुअल डेफिनेशन बनाई है, हमको तो आत्मा की साधना करनी है। अब आत्मा की साधना मतलब आत्मा को परमात्मा में तल्लीन करना है, आत्मा गुणों में लीन करना है। लेकिन अब बार बार शरीर हमको परेशान कर दे तो वो व्यक्ति फिर आत्म साधना नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अनिवार्य हो गया। अब देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने में एक तरफ तो उसके पीछे अपने रोग बीमारी कर परेशान करेंगे, रोग बीमारियों के पीछे अपने कर्म भी तो कारणीभूत है सर। लेकिन कर्म के साथ साथ में हमारी समझ या हमारी अज्ञान दशा वो भी कारणीभूत बन जाती है। कई बार हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहता है। आहार की शुद्धि, आहार के उपकरणों की शुद्धि, अब काफी चीजें ऐसी है कि जिससे हम अपने शरीर को शुद्ध रख पाए। तो शरीर को निरोगी रखना है तो आयुर्वेद शास्त्र के अंदर धन्वंतरी जी ने और जो बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने पहला भार दिया है शरीर के धातु, वात पित्त और कफ तीनों का बैलेंस रहना। शरीर के अंदर तीनों का बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा, कभी वायु ज्यादा हो जाए, कभी पित्त ज्यादा हो जाए, कभी कफ ज्यादा हो जाए, अब कब कौन बढ़ेगा, कब कौन बढ़ेगा,
तो वो आपके शरीर को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा। फिर वो शरीर आपके लिए साधना करने में काम नहीं आएगा। आपको 2 घड़ी सामायिक में स्थिर बैठ करके जाप करना है, ध्यान करना है। आपको 2 घंटे बैठ करके अभ्यास करना है, 2 घंटे बैठ करके आपको लिखना है, आपको 2-4 घंटे बैठकर पढ़ना है। तो आपको ये शरीर साथ नहीं देगा। फिर क्यों नहीं देगा साथ? ये शरीर की परिस्थितियां अंदर से बदलती जा रही है, बदलती नहीं बिगड़ती जा रही है साथ। तो ऐसे बिगड़ने के कारण शरीर का वात पित्त कब बिगड़ता जाए। अब इस तरह से अगर शरीर का वात पित्त कब बिगड़ जाएगा तो आप 10 मिनट भी साधना में स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। आज कई लोगों को ध्यान करने की इच्छा है, बहुत लोग चाहते हैं हम भी ध्यान करें, लेकिन उनका शरीर उनको साथ नहीं देता है। तो शरीर के लिए उनको कहना पड़ता है, भाई साहब चलो ठीक है आप सोफा पर बैठो, चलो ठीक है आप चेयर पर बैठो, चलो ठीक है आप बिस्तर पर बैठो, चलो ठीक है आप सोते सोते ही करो भाई साहब, चलो आपको जिस तरह से जो करना है, लेकिन आत्मा भाव के अंदर तल्लीन हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब शरीर साथ नहीं देता है तो आत्मा को तकलीफ होती है, आत्मा पूरी साधना नहीं कर पाता है। तो आज हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर की वात पित्त कफ की, इन तीनों का इम्बैलेंस करने वाला सबसे बड़ा कारणीभूत निमित्त आ रहा है विरुद्ध आहार। अब ये विरुद्ध आहार आपकी शरीर की शक्तियों को क्षीण कर देगा। आज कई बार लोगों की कंप्लेन आती है, शरीर साहब इतना अशक्त रहता है, इतनी कमजोरी रहती, हम खाते पीते हुए अशक्त। ये नहीं कि रोज उपवास कर रहे हैं, आज 8वां उपवास है कि आज 10वां उपवास है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी रहती है। क्यों रहता है ऐसा? शरीर क्यों नहीं साथ देता है हमारा? हम खाते पीते हुए अशक्त क्यों लग रहे हैं? हम खाते पीते हुए कमजोर क्यों हो जाते हैं? अभी वापस साध्वी जी महाराज जो है 75 उपवास चल रहे हैं साथ। आप सोचिए कितने वर्षों तक उन्होंने वर्तमान तप की 125 आंबिल की ओलियां की, और इतने 2-2 हजार आंबिल के बाद भी आज 75 उपवास करके वो बरोबर अपनी साधना कर रही है ऐसा। तो ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि हमारे लिए तो एक बड़ा आदर्श। और इसी कलयुग में एक साध्वी जी, अब ये समाचार सुनते ही हमारा तो नतमस्तक हो जाए, हमारा सिर झुक जाए उनके सामने। इतनी बड़ी महान आत्मा की आज के कलयुग में लोगों के सामने लोग देख रहे हैं, डॉक्टर लोग चेकिंग करते हैं, तपास करते हैं। यहाँ पर हंस रत्न सूर्य जी महाराज 180 उपवास तो उनके लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गए। ये तो सुन करके हम हैरान हो जाते हैं। और हमारा शरीर तो एक उपवास के लिए भी साथ नहीं दे रहा है। क्या हो गया ऐसा? यही तो शरीर उनका भी है, यही शरीर हमारा भी है। शरीर हमको मिला है और हमको बहुत अच्छी तरह इस शरीर को संभालना है, लेकिन शरीर के पीछे संभालने में खाली राह करें, शरीर की मोह दशा बढ़ाएं, शरीर को खिला पिला कर पुष्ट करें, लेकिन खिलाने पिलाने में भी अगर हमने विवेक नहीं रखा, सही ढंग से ध्यान नहीं रखा, और कुछ भी आया कुछ भी खाया, कैसा भी आया कैसा भी आया, कितना भी आया कुछ भी खाया, जैसा आया वैसा खाया। अब आप ऐसे ही करते रहेंगे तो शरीर खाने पीने पर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अंदर की बात पित्त कफ ये तीनों बिगड़ेंगे। और वायु बिगड़ गई तो आपके शरीर के 140 रोग खड़े हो जाएंगे। पित्त बिगड़ गया तो आपके 80 रोग खड़े हो जाएंगे। कफ बिगड़ गया तो 40-50 रोग खड़े हो जाएंगे। ये सारा होने ही होने वाला है। कोरोना ने, ये कोरोना का कोविड-19 का एक प्रकार का वायरस आया, इसने किसको ज्यादा अटैक किया है? कफ प्रकृति वालों, जिनका कफ बढ़ता गया, कफ बढ़ने के पीछे जिनका डाइजेशन वीक हुआ, डाइजेशन वीक होने के कारण जिनकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुई, जिनकी इम्यूनिटी बढ़ी नहीं,
लंग्स में कब बढ़ गया, श्वास में कब, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में कब आ जाए, या जिनको जो है यहाँ की कैविटी में साइनस के अंदर कब जम गया, तो वायरस है ये जाकर के सीधे कफ में ही अपना घर करता है। तो क्यों ना हम पहले से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर को कफ बने ही नहीं, कफ बढ़े ही नहीं, पहले ये तैयारी कर ले सर। तो ये हमारी अंदर की भूमिका तैयार होनी चाहिए था। शरीर में बैलेंस बना रहना चाहिए, कफ की मात्रा में ही रहना चाहिए। अतिरेक होगा तो शरीर बाहर फेंकेगी। कफ के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, शरीर में जिस लिमिट में चाहिए उससे ज्यादा होने लगा तो शरीर बाहर फेंकेगा ही। अब उसको सर्दी होगी, जुकाम होगी, कफ एंड कोल्ड होता जाएगा, फिर शरीर के अंदर कफ एंड कोल्ड का बैलेंस बिगड़ेगा तो शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। शरीर के अंदर बाहर से कोई भी आ जाए, कुछ भी बाहर से आ जाए तो शरीर अंदर बर्दाश्त नहीं करता है, शरीर तुरंत बाहर फेंकने की ही बात करेगा। शरीर में एक भी वस्तु गलत आ गई तो शरीर अंदर नहीं रखता है फिर उसको। तो हम ये समझने की कोशिश करें। आज पहली बात है कि जब हमने आहार की बात की यहाँ पर, तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा आहार कैसा होना चाहिए। पहले हमने ये कहा कि आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध का मतलब क्या हुआ, आहार की शुद्धि का मतलब क्या हुआ, द्रव्य शुद्धि, वस्तु शुद्धि, प्रक्रिया शुद्धि, रीत शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, स्वच्छता की शुद्धि, जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री, अब किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, इन सब बातों का विचार किया गया है। अगर आपका आहार, अभी मैंने अक्षर बदल दिया, अब आप देखिए क्या हुआ, अशुद्ध आहार। अशुद्ध आहार। हाँ जी, हाँ जी। अब आप अशुद्ध आहार मतलब क्या, आप किसको अशुद्ध कहेंगे, किसको शुद्ध कहेंगे, ये हर बात का विचार करना आवश्यक है। हम ही तो, हमारे घर में हम खुद बना करके ही तो खा रहे हैं ना। तो आपका आहार अशुद्ध कैसे हो गया और आपका आहार शुद्ध क्यों हो गया। अब तो इन सब बातों के बारे में काफी विचार करना चाहिए। अब मात्र हम तो शुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं करें, अब मैं यहाँ पर शब्द बदल रहा हूँ। अब ये शब्द क्या आया सा, विरुद्ध आहार। हाँ जी। अब आपको विरुद्ध शब्द का अर्थ क्या करना चाहिए। अब इस शब्द की बात आप पहले करिए सर, कितने तरीके से ये विरुद्ध बन रहा है, कैसे कैसे ये आपके जाकर के कितने तरीकों से। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी काल विरुद्ध भी होता है कि नहीं होता है, कभी हमारा आहार क्षेत्र विरुद्ध भी होता है कि नहीं होता है, कभी आहार हमारे गुण के विरुद्ध भी होता है कि नहीं होता है, कभी आहार हमारी प्रकृति के विरुद्ध भी होता है कि नहीं होता है, कभी जो है पदार्थ के परस्पर जो है आप खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, 4 आइटम, 5 आइटम, 10 आइटम, उसमें कोई आइटम किसके साथ विरुद्ध हो रही है। कभी आप टाइम काल के अंदर देख रहे हो, कोई भी वस्तु कभी भी खाओ, ये मान्यता नहीं होनी चाहिए। आपको दही रात को नहीं खाना है, आपको छाछ रात को शाम को नहीं लेनी है। रात मतलब रात, शाम भी समझो या रात भी समझो। शाम को दही नहीं लेते हैं, रात को दही नहीं खाते हैं, शाम को दही बड़े नहीं खाते हैं। अब ये काल का विचार कर लिया, परस्पर विरुद्धता की बात आई। दही और उड़द की दाल, या बड़े या उड़द की दाल के बड़े और दही, ये परस्पर विरुद्ध चीजें हो गई। तो ये परस्पर की विरुद्धता आई, इधर काल की विरुद्धता आई। अभी वस्तु के गुणधर्म विरुद्ध है सा, किस वस्तु के गुण कैसे हैं, किसके साथ किसके प्रकार के गुण कैसे हैं, तो वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं सा। आपने वस्तु के गुण देखे कि नहीं देखे,
आपने अपने शरीर की प्रकृति देखी और सामने जो है खाद्य पदार्थ की प्रकृति आपने देखी कि नहीं देखी। यहाँ प्रकृति का मतलब स्वभाव जो है, जो वस्तु मैं खा रहा हूं, मैं काकड़ी खा रहा हूं, मैं खीरा खा रहा हूं, अब वो काकड़ी की प्रकृति और मेरी प्रकृति, अब दो के साथ मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है साहब। मैं दूध पी रहा हूं कि मैं दही खा रहा हूं, दूध मेरी प्रकृति के लिए सूट हो रहा है कि दही मेरी प्रकृति के लिए सूट हो रहा है। मैं क्या खा रहा हूं ये मुझे अपनी तरफ से समझना है। मैं सूखे मटर खा रहा हूं कि ग्रीन मटर खा रहा हूं, सूखा मटर मेरे शरीर के लिए अनुकूल रहेगा कि ग्रीन मटर मेरे शरीर के लिए अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो भी समय कौन सा देखना है, किस समय में कैसा रहेगा। कई लोग हैं रात को भोजन करने के बाद सो जाते हैं, तो काल विरुद्ध है कि अनुकूल है आपको, ये आपको सारा सब कुछ विचार करना बहुत जरूरी हो गया। कौन सी वस्तु सुबह खाई जाती है, कौन सी वस्तु शाम को खाई जाती है। दही आप सुबह में खाइए, दूध आपको शाम को पीजिए। तो काल के हिसाब से आयुर्वेद के शास्त्रकारों ने अलग अलग नियम बना दिए। इसी तरह से आपको क्या देखना है, अब ऋतु का भी विचार करिए। आपने कहा काल का, तो काल तो हमने लिया सुबह शाम ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ऋतु के अंदर भी अलग अलग बातों का विचार काफी है। समर सीजन चल रही है कि विंटर सीजन चल रही है। जो चीज समर में ली जा सकती है वो विंटर में नहीं ली जा सकती, जो विंटर में ली जा सकती है वो समर में नहीं ली जा सकती है। तो ये प्रकृति के साथ में हमारे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, समझे कि नहीं। और घर में, घर का मतलब क्या है, महिलाएं रसोई बनाती है घर में, 5 जने 7 जने 4 जने जितने खाने वाले, तो वो तो एक ही वस्तु सबके लिए कॉमन बनाएगी। वो अपना ही देखती है कि मैं दिन भर सबके लिए अलग अलग कैसे बनाऊं। लेकिन आपको देखना है घर में बच्चे अलग हैं, बुढ़े अलग हैं, उम्र वाले वृद्ध अलग हैं, युवान युवक अलग हैं, बच्चे छोटे हैं तो वो अलग हैं, आप खुद भी अलग हो। अब किसके शरीर के, किसकी प्रकृति के लिए कैसा बनाया जाना चाहिए, किसकी प्रकृति को कैसा अनुकूल आएगा। एक वस्तु छोटे बच्चों के लिए अनुकूल आएगी, वो बड़ों के लिए शायद अनुकूल नहीं आएगी। जो वस्तु बड़ों के लिए अनुकूल आएगी शायद वो छोटे बच्चों के लिए अनुकूल नहीं बैठेगी। अब क्या करना, कैसे करना, समझे कि नहीं। बड़ी समस्या है आपके लिए, मैं भी समझता हूँ। बनाने वालों के लिए, जो घर में माताएं अपनी रसोई बनाती है, अब उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। तो उनका भी विषय कोई हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अवश्य हो सकता है। अगर आज इन सब बातों का विचार न करें और जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, तो घरों में खाते पीते बीमारियां बढ़ रही है और फिर घरों का बैलेंस टूट रहा है। इधर एक व्यक्ति इज द अर्निंग मेंबर, वही कमाता है और वो ला करके घर में खिलाता पिलाता है। अब उसी एक ही व्यक्ति के ऊपर घर का किचन भी चले और फिर कोई मेडिकल सारा खर्च भी उसी पर सिर पर आ जाए। डॉक्टरों की दवाइयाँ, डॉक्टरों की फीस, अब दवाइयों में ज्यादा पैसा जाए और किचन में कम पैसा लगे, तो ये बैलेंस हमारा बिगड़ता है। बिल्कुल स्वस्थ परिवार वो है कि जिसका एक पैसा भी मेडिकल में नहीं जा रहा है, जिसको एक दवाई की आवश्यकता नहीं है, एक बार भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। वो परिवार स्वस्थ है, फुल फैमिली स्वस्थ है। लेकिन वो किस पर आधार है, एक घर में श्रीमती जी, माता जी जो रसोई घर संभालती है। एक माता रसोई घर संभालने वाले को पूरे परिवार के एक एक मेंबर के शरीर की प्रकृति का ख्याल होता है। सबके शरीर का रोग बीमारी है कि नहीं है, किसको क्या तकलीफ है, किसको किसको वायु का प्रकोप है, किसको पित्त का प्रयोग है, किसको कफ का प्रयोग है, किसको क्या प्रयोग है। कई माताएं घर में पहले सब्जी वगैरह जो है वो जैसे पानी में उबल गई, बस
उनको अलग करके अब जिस समय जिसको देना है वैसा मसाला डाल करके दे देती थी, तो अलग अलग बनाना भी नहीं पड़ा आपको, सब्जी बन गई। अब जो सब्जी बन गई अब किसको पिरसनी है, तो बनाने वाली ही पिरसेगी साहब, तीसरा कोई नहीं पिरसेगा। तो बनाने वाली को पता है कि इनकी प्रकृति क्या है, ये मसाला डालो, इनकी प्रकृति क्या है, ये मसाला डालो। घर में क्यों 2-3 सब्जी बनाई जाती है, ये इनके प्रतिकूल होगी, ये इनके अनुकूल होगी। ये मटर की सब्जी इनको नहीं देना है और ये लौकी की सब्जी इनको जरूर देना है। अब ये सारी बातें, क्योंकि हमारे घर की एक माँ जो होती है वो पूरे परिवार की डॉक्टर है, परिवार की डॉक्टर उसी को कहते हैं कि बिल्कुल नहीं साहब, सबका आरोग्य उनके हाथ में है। अब किसको क्या खिलाना है, किसको कैसा खिलाना है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ये कैसे पॉसिबल होगा साहब, सब परिवार एक ही टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं, तो इनको कैसे टालना और इनको कैसे टालना, ये इनको नहीं देना और ये इनको देना। अब आप बोलेंगे इनको ये खराब लग रहा है, इनको ये अच्छा लग रहा है, इनको खराब नहीं। यहाँ घर है, परिवार में बैठे हैं, आप जो है लंगर में नहीं गए हैं, आप समाज के वहां पर नहीं गए, एक परिवार में पिरसने वाली माता ही होगी, उसको पता है कि इनको ये देना है कि नहीं देना है, इनको ये खिलाना है कि नहीं खिलाना है, सबका बरोबर ख्याल होता है। इसी कारण हमारा एक नियम कहा जाता है, वन लेडी इन ए हाउस शी मस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर and her kitchen is the best clinic and all the masalas in the kitchen are the best medicines। ये 3 नियम का 3 बातों को बरोबर आप घर में लिख के रखिए। चोरडिया जी आपके पास में बैठे, उनको बोलिए कि ये तीनों बात वापस रिपीट कर दे सर। और मासा बंदा करता पूछ रहे महाराज, वो पूछ रहे कि घर में तू बेस्ट मेडिसिन है। आप तीनों बात वापस रिपीट कर दो बस। अभी महाराज बोलिया नहीं है। महाराज एक तो बोले कि घर में जगह मसाला है जगह मेडिसिन है, तू अच्छी डॉक्टर है, बोल महाराज के पूछा है। चलो ठीक है, आप मत बोलिए, रीटा बहन बोलेंगे। रीटा बहन बोलिए। साईं जी मथे वंदा में घर के सारे मसाले बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट मेडिसिन है, घर की लेडीज भी बेस्ट डॉक्टर है, और तीसरा वाला जस्ट फॉरगॉट। चलो आपको प्राइज नहीं आया, लेकिन आपको जरा टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप फिर अच्छी तरह से जरा तैयार कर लेना। जयश्री बहन बोल सकेंगे? चलो नहीं, आप हिना बहन बोलेंगे? हिना बहन दोषी, चलो ठीक है, धन्यवाद। अब आप देखिए विपिन भाई शाह, ये तो पुरुष में है, रेखा बहन, प्रदीप जैन, चलो नहीं ठीक है। आंटी अंकल को बोलना है, आंटी अंकल को बोलना है सर जी। बोलो ये काका तो बोलो। पुरुषों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो काम बिगड़ जाता है घर में। मदर जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो डॉक्टर हैं, किचन है वो एक क्लिनिक है, और जो मसाले मेडिसिन है वो एक मेडिसिन है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ हेम भाई वैद्य बोलेंगे? हेम भाई बोलવું છે તમારે? चलो प्रेम लता कोठारी जी, प्रदीप जैन, राजेंद्र जी जैन, प्रीति बहन रामदिया, चलो ठीक है। हाँ जी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ये 3 बात आ गई बड़ी अच्छी तरह से, इन तीनों पर आपको ध्यान रखना है। बिना बहन जरा बधाने संभळावी दो ने। जी महाराज, woman in the house is a best doctor, kitchen is a best clinic, और all the kitchen spices are the best medicines। वेरी गुड, चलो आज आपने डबल प्राइज लिया, 2 इनाम जीतते हैं, वेरी गुड।
हाँ जी, अब देखिए ये नियम होना चाहिए हर घर के अंदर, घर घर में। अगर हमारी माताएं बहनें जो रसोई बनाने वाली हैं वो अगर एक सही अर्थ में डॉक्टर बन जाए तो फिर आपको बाहर किसी डॉक्टर के पास तो जाने की कोई जरूरी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई ना, समझेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपका किचन जो है, किचन के अंदर आप देखो सब लगा, हर महिला ने अपने अपने किचन को सजाया है। इस बॉटल में ये है, इसमें ये है, इसमें ये मसाला है, इसमें ये है, आपने अपने किचन में सब रखा। और वही चीज मेडिसिन के अंदर एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी में जाओ तो उसने सब मेडिसिन सजा के रखी है सब। अच्छा डॉक्टर किसको कहेंगे हम? अच्छे वैद्य किसको कहेंगे? आपको दवाई न दे, आपके आहार में परिवर्तन कर दे, पथ्य अपथ्य आपको समझा कर कहे कि ये आपको ऐसे खाना है, इसको खाने का तरीका बदलिए, ये इसके साथ नहीं खाना है, ये इसके साथ खा करके आहार को ही औषध बता दे, वो अच्छे वैद्य। आपका आहार बंद करा के आपको औषध देवे, नहीं ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ साहब, नहीं साहब ऐसी आवश्यकता नहीं है। जब रोग की परिस्थितियां बिगड़ जाए तब दवाई आवश्यक बनेगी। पहला नंबर पर तो आपको दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। इसका कारण क्या है? आयुर्वेद शास्त्र का अपना एक नियम है। अब मैं बोलूं जरा कांति पे याद रख लेना, कारण निवारण में वो उपचार। बोलो कांति भाई बोलो। कारण बोलो तो परिति महाराज साहब प्लीज। कारण नहीं तो भाई તમે 18-9 કરે कारण निवारण उपचारण તમને એલ્સા પણ બોલશે ને એ તમને વધારે યાદ રહેશે। बोलो बोलो। कारण निवारणमेव उपचार। बहुत अच्छा है। मतलब क्या है? अब कारण जो है, जिस कारण से आपका रोग बना है, बढ़ा है, पहले उसका निवारण करिए। तो वो निवारण कब होगा? कि जब आप खुद जो है उसको बंद करेंगे। लेकिन आपको ये समझ होनी तो चाहिए ना, मारे पापड़ बंद करवा के नहीं करवा, लेकिन आपकी मेमोरी में सेट है मारे पापड़ वगैरह चाले एम नहीं, मने कंपलसरी पापड़ तो चाहिए। अब कुछ लोगों को सुबह में ही पापड़ चाहिए साथ, वो पापड़ बनाएंगे, पापड़ खींचिया बनाएंगे या कोई खाखरा और पापड़ मिक्स करके उसके चिवड़ा बनाएंगे, उसमें मिर्ची नमक और ऊपर से डालेंगे, बस आ चिवड़ो થઈ ગયો સાહેબ। અમે ઘરનું જ ખાઈએ છે, અમે ચોખ્ખું જ ખાઈએ છે, અમે ઘરમાં બનાવેલું જ ખાઈએ છીએ, लेकिन ये खाकर ऊपर चाय कॉफी पिएंगे या दूध पिएंगे। ये क्या हो गया आपके लिए? ये विरुद्ध आहार हो गया। इस तरह से विरुद्ध हुआ, गुणधर्म से विपरीत हुआ। पापड़ क्या चीज है, पापड़ में क्या वस्तु है, उसके अंदर क्या आता है, और सामने दूध के अंदर क्या है, तो आपने दोनों का गुणधर्म विरुद्ध किया। अब आपके घर शरीर में बीमारी आएगी। अब पापा ने भी खाया तो बेटा भी खाएगा, पति ने खाया तो पत्नी भी साथ में खाएगी। आपके वो भी तो नियम है, एक टेबल पर सब साथ में बैठ के खाएंगे साथ। अब ये सबकी प्रकृति के अनुकूल कहाँ है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं साहब? ऐसी चीजें हमारे लिए रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, वो देखना चाहिए साहब। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कौन सी वस्तुएं किसके साथ, ये पहला एक नियम हमारा बन रहा है। तो विरुद्ध आहार का कितने प्रकारों से विरुद्ध हो रहा है, कितने तरीकों से विरुद्ध हो रहा है, इसके लिए पहले अगर आप एक नियम बना लेते हैं, मिनिमम वैरायटीज, कम से कम आइटमें लो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपके लिए आइटमें जितनी कम होगी तो शरीर को आपको डाइजेशन करने में आसानी रहेगी। लेकिन हमने क्या नियम उल्टा बनाया, मैक्सिमम वैरायटीज। तकलीफ ये हो गई ज्यादा से ज्यादा वैरायटी होनी, नहीं आज तो जमाई साहब आ रहे हैं साथ, आज तो गेस्ट आ रहे हैं, आज तो मेहमान आ रहे हैं,
तो फिर आज तो 50 आइटम तो बनानी पड़ेगी था। आज तो उपवास का पारना है तो और 10 आइटम ज्यादा बनानी पड़ेगी था। आज ये है, आज वो है, ऐसे निमित्त बना करके अब जब आप मैक्सिमम वैरायटीज पर जाओगे तो स्वाभाविक है कि एक इसके विरुद्ध, ये इसके विरुद्ध, ये इसके विरुद्ध जाएगी जाएगी। आप देख लीजिए, एक अच्छा आर्टिस्ट हो, वो ड्राइंग कर रहा है और पेंटिंग कर रहा है, कलर कर रहा है। अब वो सब कलर इकट्ठे कर दे तो क्या होगा? तो पूरी ड्राइंग बिगड़ जाएगी। कहाँ कौन सा कलर, कहाँ कितना कलर, कहाँ किस प्रकार का कलर, कहाँ पहला कलर सूख गया है अब बाद में दूसरा कलर लगाओ, कहाँ पहला कलर अभी गीला है तो मुझे दूसरा ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो ये कलर दूसरे कलर में कॉम्बिनेशन में बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक कलर दूसरे कलर में मिक्स तो होगा, तो मिक्स होकर के वो तीसरा क्या बना रहा है? मैं लाल के साथ पीला जोड़ूं तो दो मिलकर तीसरा क्या होगा? ये सोच समझ करके, तो उसको बोलते हैं हम आर्टिस्ट। वो पेंटिंग करने में एक्सपर्ट होता है तो उसको कलरों का पूरा कॉम्बिनेशन ख्याल में होता है, कौन सा कलर किसके साथ में मिलेगा तो क्या होगा, लाल के साथ में पीला मिलेगा तो क्या होगा, ये सब उसके ध्यान में बरोबर स्पष्ट होना चाहिए था। अब हमारा शरीर है, बोलिए अब शरीर के अंदर कलर की आवश्यकता है क्या? नहीं। मैं आपको पूछ रहा हूँ जवाहरलाल जी, चोरडिया जी, शरीर के अंदर कलर की आवश्यकता है क्या? नहीं महाराज। लेकिन कितने घरों के अंदर लोग कलर डाल के वस्तु बनाते हैं। हाँ बनाते हैं महाराज, बनाते हैं। अब हाँ। आप हाँ जी, आपके पड़ोस में बैठे उनको पूछिए, आप देखिए कौन से कलर आपने बाहर से लाके रखे हैं घर में? हाँ, वो खीर में क्या डाला? केसर अभी? केसर। अच्छा, और कुछ? कोई पीला कलर क्यों लाके रखा है? पीला कलर किसी ने कौन सा कलर लाके रखा है? किसी ने ग्रीन कलर लाके रखा है, किसी ने कैसे? ये हम गलती कहाँ कर रहे हैं साहब? अब वो कलर किस प्रकार के हैं, वो कलर आपके शरीर में क्या फायदा करेंगे, ये हमको अंदर सोचना चाहिए। ऐसी चीजें, निरर्थक वस्तुएं हमको बंद करनी चाहिए। हमको बाहर से किसी प्रकार के कोई आर्टिफिशियल कलर ला करके खाने में, वस्तु में डालना ही नहीं है, रखना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है वैसा, नहीं तो हम अपने आप को नुकसान करेंगे। अब किसी भी प्रकार के अगर केमिकल्स आ गए तो क्या होगा? शरीर को नुकसान होगा। अब आपको देखना है अपनी तरफ से हर वस्तु का। अभी आपने क्या बताया चोरडिया जी? केसर डालते हैं। अब केसर किस सीजन में डाला जाता है, किस सीजन में नहीं डाला जाता है? महाराज क्या होता है, वो ज्वाई भाई आते हैं ना, अभी ज्वाई भाई सब आए तो खीर और बनाई तो उसमें केसर डाल दिए। आप ये मत सोचो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, केसर किस सीजन में डालना चाहिए, किस सीजन में नहीं डालना चाहिए, उसका ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। ऐसी स्थिति में अगर ये हमने विवेक नहीं रखा तो बाजी बिगड़ जाएगी वस्तु, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है ना। अब इतने सब चीजों के अंदर हर खाने वाला व्यक्ति अपनी प्रकृति देख करके खा रहा है क्या? पहले आप अपने शरीर के नेचर को समझ चुके हैं? दीपक भाई बोलो। केसर खवाय હવે એ વાત જવા દો, તમને મેં પ્રશ્ન શું પૂછ્યું? તમે તમારી બોડીનું નેચર સમજી શક્યા છો? डॉक्टर वो समझे ना, आप क्या समझવાનું છે? કેમ? ये गलती है आपकी। डॉक्टर क्यों समझेगा? डॉक्टर को आपको नहीं, आपके शरीर को आपको खुद को समझना है। डॉक्टर आपके शरीर को क्यों समझे साहब? डॉक्टर का काम आपके शरीर की प्रकृति को नहीं समझना है, वो रोग बीमारियों के लिए डॉक्टर है। आपके शरीर की प्रकृति को आपको खुद को समझना है। मुझे इस समय वातव प्रकोप तो नहीं है ना, मुझे इस समय मेरा पित्त बढ़ा तो नहीं है ना, इस समय मेरा कफ ज्यादा बढ़ा तो नहीं है ना, आपको बहुत आसानी से समझना है। आपको सुबह उठकर पेशाब करने जाते हो
कांच के गिलास में पेशाब देख करके आप समझ सकोगे कि मेरा पित्त ज्यादा बढ़ा है कि क्या हुआ है। आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। आपको कब बढ़ा है, आपको खाते पीते भी नाक में से नजला पास हो रहा है या आपके बाद में भी जो है नाक बह रहा है, तो आपको अपने शरीर की प्रकृति समझ में आ जाएगी। खाते पीते भी आपको थकान लग रही है, अशक्ति लग रही है, कमजोरी है शरीर के अंदर, आप अपने शरीर को खुद समझ सकते हो। नहीं कैसे समझते हो? और यही तो हम समझने के लिए बैठे हैं। ये क्लास इसी के लिए है। मैं फिर विषय पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपने अपनी प्रकृति से विरुद्ध क्या चल रहा है, मैं क्यों खा रहा हूँ मेरी प्रकृति से विरुद्ध, अब नहीं समझ रहे, हम खा रहे हैं तो शरीर के अंदर बीमारी आएगी ही आएगी। घुटनों का दर्द, जोड़ खराब होना, जॉइंट्स जो है बिगड़ना, ये हमारे खाने पीने की गलती के कारण हो रहे हैं। अब आहार के जो खाद्य पदार्थ हैं, बाहर के जो जितने जिस प्रकार के, आप ये देखिए कि खाद्य पदार्थ अब आपको कौन से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किस प्रकार की वस्तुएं सामने आ रही है साहब, पहले वो भी समझ लो आप। पहले तो द्रव्य पदार्थ शुद्ध वस्तु है कि नहीं है। आपके घर में अशुद्ध वस्तु तो नहीं आ रही है, आपको ये भी देखना है। अब बाजार में जाके मार्केटिंग करने वाले कौन है, घर में लाने वाले कोई अलग है, बनाने वाले कोई अलग है, खाने वाले तीसरे अलग है। तो इसके अंदर सबको देखना है, एक पूरे परिवार की प्रकृति देख करके अगर उस प्रकार से घर में खरीदी होगी तब जा करके सुधारना होगी, नहीं तो और तकलीफ हो जाएगी। तो कम से कम लाने के अंदर शुद्ध देखो। अब आप जहाँ रहते हो, आपका देश कौन सा है, आपका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र का टेम्परेचर क्या है, किस क्षेत्र में बनता क्या है, किस क्षेत्र में उगता क्या है, आपके वहां पर क्या बन रहा है। दूसरों के क्षेत्र की बात मत करो। आप नॉर्थ में रहते हो, कोई साउथ में रहता है, नॉर्थ की वस्तु साउथ वाले के लिए अनुकूल रहेगी कि प्रतिकूल रहेगी, ईस्ट वालों को वेस्ट वालों की प्रकृति अनुकूल रहेगी कि प्रतिकूल रहेगी। सम ऑफ द फैमिली दोज हु आर लिविंग नियर अबाउट द सी शोर, अब वो समुद्र किनारे पर है तो उनका आहार कैसा होना चाहिए, कि मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, समय तो जल्दी बीत जाता है। इतने सब, अभी और भी काफी विषय हैं, इन सब के बारे में हमको विचार करना है। हम जैसे अलग अलग तरीके से सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, और खाली आप दूसरा कुछ नहीं, एक विरुद्ध आहार का विषय ही समझ लिया तो भी आप अपने शरीर को संभाल लेंगे, बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। तो आज हमने थोड़ी इसके बाद में थोड़े पॉइंट्स रख रहा हूं मैं। अब ये सब्जेक्ट की इंडेक्स है, इसके बाद हम एक एक को लेकर डिटेल में चलेंगे, तब ख्याल आएगा। हाँ जी, 5 मिनट है बची है। Those who want to ask the questions, now the discussion is open. सुशील अंकल। गुरुदेव मथन वंदन, त्रिकाल वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं एक जिज्ञासा लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आहार विरुद्ध आहार में मैं मात्र एक वस्तु लेता हूँ सुबह नाश्ते में। हाँ, पहले थोड़ा सा मुरब्बा लिया, बादाम वगैरह लिया, बादाम और अखरोट। मुझे लगता है इसमें कुछ विरुद्ध होगा आपस में। उसके बाद एक पोहा लिया या दलिया लिया या उपमा लिया, उसमें मैं एक चीज लेता हूँ। उसके बाद हिंग, सौंठ, काली मिर्च का पानी आधा कप लेता हूँ। इसमें कुछ विरुद्ध तो मुझे नहीं लगता जी। खाने में फुल्का, दाल, एक ही चीज लेता हूँ, दूसरी लेता नहीं। बाजार की कोई चीज नहीं लेता, दूध की प्रोडक्ट्स कोई नहीं लेता। मतलब मुझे बाजार की किसी तरह से कोई चीज नहीं लेता अब तो मुझे नहीं समझ आता मेरा विरुद्ध कहाँ हो जाता है। अब भी आजकल
जो परेशानी चल रही है, मैं गुरुदेव नीम का पानी भी ले रहा हूँ जो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था, लेकिन बदन पे पूरे जख्म हो जाते हैं। यही नहीं समझ आया। अच्छा, कफ बलगम नहीं है बिल्कुल, कहीं भी नॉस्ट्रिल में या गले में कहीं भी मतलब कफ वगैरह नहीं है, कोई गैस वगैरह अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके बावजूद मतलब गुरुदेव और कैसे समझें इसको, थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। तो अभी आप सूट और काली मिर्च का पानी क्यों ले रहे हो अलग से? अभी आपने बोला तो सही। मैंने उसे आपसे पूछा था ना कि गुरुदेव इसमें कोई हरज तो नहीं है, विरुद्ध वाली कोई चीज तो नहीं? नहीं, आपकी प्रकृति के लिए अगर विरुद्ध जा रही है तो सूट काली मिर्च को पानी के रूप में उबाल कर लेना उचित नहीं है। गुरुदेव वो उससे नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं कम से कम 50 साल से ले रहा हूँ, तो मतलब आधा कप पानी लेने से मतलब वो गैसेस वगैरह नहीं बनती, इसलिए अभी तक तो इसलिए ले रहा था। पीछे सुनीता जी ने कहा था कि भाई आप इसको बंद करो, है तो फिर मैंने 50 साल से रहे हो, 50 साल के साथ संबंध नहीं है। जब समय शरीर की प्रकृति बदलती है तो ये मेमोरी में से मेमोरी बदलनी चाहिए आपको। सवाल 50 साल का नहीं है। आपके शरीर की प्रकृति जब बदलती है तो या तो तरीका बदलिए या पदार्थ बदलिए। आपके रोग बीमारी आदि हो तो बदलिए, नहीं तो तकलीफ होगी फिर। आप ये मत सोचिए मैं 50 साल से ले रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गुरुदेव इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन अगर इसकी ये नहीं पता था कि इसकी कारण से है, इसलिए मैं सबको एक लिस्ट पे विरुद्ध में मत लाइए। आपकी प्रकृति के जो अनुकूल है उसको सेट करिए, नहीं तो कहीं आपकी प्रकृति को और बिगाड़ देगा। बस बात इतनी सी है। अपने अपने प्रकृति के रूप से आप पर्सनल पूछना चाहे तो वो पर्सनल विषय अलग हो गए। यहाँ पर तो जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ बोलिए सर। ठीक है जी, ठीक है गुरुदेव। हाँ, चंद्रेश भाई। सब कई रोग हेरिटेज रोग भी होते हैं। हेरिटेज रोग भी होते हैं, हाँ होते हैं। हेरिडिटी के रोग जो होते हैं तो कई बार उनको भी रोका जा सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि हेरिडिटी आवे तो होना ही होना चाहिए, ऐसी नहीं है। अगर हेरिडिटिकल क्यों है, कैसे, उसकी स्टडी करने के बाद भी उसके परसेंटेज घटाते घटाते बहुत कुछ आप कम करके अपने आगे की पीढ़ी के लिए सुधारना की जा सकती है, ऐसी बात है। बाप दादा को अगर अस्थमा है तो बेटे को होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। अगर पहले से ही उसके साथ में ये प्रक्रिया की जाए तो बहुत बड़े प्रमाण में घटाया जा सकता है। सब रहते हैं, मिक्सिंग फूड बहुत आता है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है, तो कह रहे तो क्या करें सब। दूध से लेके घी में हर चीज में मिक्सिंग, अनाज में भी इतना मिक्सिंग आता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो पैसा हमने बढ़िया लिया। आप जो है गवर्नमेंट को सुधारने की कोशिश करो। डॉक्टर नंदिनी बेन झवेरी। ગુરુદેવ મથાણ વાંદામી। અચ્છા, હવે જે આપણે બતાવ્યું ને કે પાપડ ખાવાનું, પાપડ ક્યારે ખાવો, કયો ખાવો, એ કેવી રીતે જરા સમજાવો ને। તમારે પાપડ વગર ચાલે એમ નથી? ના, હું તો પાપડ ખાતી જ નથી, પણ મારો દીકરો ખાખા કરે છે। હા, તો હવે તમે પાપડ બજારના જ આવે છે લિજ્જત કંપનીના? હા, એ જ આવે છે, બરાબર છે। તો પછી એમાં શું આવે છે માજી? જરા એક પાપડ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવા આપશો? પાપડમાં ખારો આવે છે જે નુકસાનકારક છે। કેટલા ટકા આવે છે? એક પાપડ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવા આપજો અને પછી મને કાલે રિપોર્ટ કહેજો, પછી તમે જ કહેજો કે ખવાય કે ના। અચ્છા, અને બીજી વસ્તુ તમે જે મોર્નિંગ સેમ્પલ યુરિન નું કીધું, એમાંથી કેવી રીતે ખબર પડે શું શું? જેટલી યલો પરસેન્ટેજ ના ડાર્કનેસ જેટલી હેવી આવશે એટલે તમારું એસિડિક કન્ડિશન છે એનું રિપોર્ટ સમજી લેવાનું।
બરાબર ખ્યાલ આવ્યો? અને જેટલી યલોનેસ ના પરસેન્ટેજ લાઇટ થતા જાય તો સમજવું કે આમાં એસિડિક કન્ડિશન એટલી ઓવર નથી એમ. બરાબર છે. તમે તો ડોક્ટર છો, પછી ઘરમાં પાપડ ખાવા દો. ના, હું તો ખાતી જ નથી, મારો દીકરો ખાતા કરે છે. માજી, તમે ડોક્ટર છો તો દીકરાને ઘરમાં કેમ ખાવા દો છો? હવે આજે કમાતા ધમાતા દીકરાઓ હોય ને એટલે બહારથી મંગાઈ લે અને ખાવા માંડે. ક્યાં સુધી બહુ સમજાવ્યું. તમે જ કંટ્રોલ કરશો તો ઘરમાં વધારે સારું ને. એ આપની વાત 100% સાચી છે. जवाहरलाल चौरड़िया जी। हाँ महाराज, ये पूछ रहा है कि मेरे घर से गठिया बात है महाराज, तो इसमें ये दही खाती है, थोड़ा दही खा सकता है क्या गठिया बात में? हाँ, तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है, तो और बढ़ेगा। हाँ, तो ये तो वर्ज है ना। तो जब प्रकृति आपके रोग बीमारी ऑलरेडी बढ़ गई, फिर भी यही खाना है तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं महाराज जी, दही को थोड़ा सा गर्म करके आपने बोला महाराज रायतो जन बना के छमक के वो ले सका। अरे भाई साहब, वो तो और ही उल्टा विरुद्ध हो गया। अच्छा अच्छा, तो दही खाना ही नहीं है इनको? तो बिल्कुल नहीं। इनकी प्रकृति जब रोगग्रस्त हो चुके हैं तो बीमार और बढ़ेगा। और रायता, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है, उल्टा विरुद्ध आहार हो रहा है, समझे? अब इसी के तो डिटेल आगे लेंगे ना, इसी के और डिटेल में आगे बढ़ेगी। ठीक है। ચોવિયાર ને ખાવાને કઈ સંબંધ કરો? चौबियार એટલે કાકા सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना। तो सूर्यास्त के पहले आपको खाना है तो आरोग्य के लिए बहुत अच्छा संबंध है। आपके पाचन तंत्र को, डाइजेशन को, शाम का समय चौबियार के अंदर आपको कैसे लाइट पदार्थ लेने हैं, बहुत बड़ा गणित है इसके अंदर, बहुत संबंध है। आगे थोड़ा ज्यादा डिटेल पे और ज्यादा स्टडी करेंगे। आज मैंने इंडेक्स बताई है, अब इंडेक्स की डिटेल तो एक एक करेंगे तब होगी आगे। महाराज साहब, मथेड़ वंदामी, जैसे आप कह रहे हैं कि काल और क्षेत्र, जैसे कि भारत में क्षेत्र 6 ऋतुएं हैं और उसी प्रमाण से वहां की उत्पत्ति होती है, जैसे फल फ्रूट वेजिटेबल शाक सब है, अलग अलग से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में या ब्रिटेन में 3 ऋतुएं हैं तो उसे 3 अलग होती है, लेकिन वो अनुकूल उसी समय पे उसकी पैदाइश है और लोग खाते हैं। जैसे कि सालाड है, सालाड खाते हैं, छाछ पीते हैं समर में। छाछ विरुद्ध है अपने शरीर के लिए? देखिए, छाछ शरीर के लिए विरुद्ध नहीं है। छाछ के साथ कौन से पदार्थ कैसे, उनके साथ विरुद्ध है। अभी एक यहाँ शरीर शास्त्र चल रहा है, एक धर्म शास्त्र चल रहा है। धर्म शास्त्र में केवली ने क्या देखा, कैसे कठोल की चीजें वो दही छाछ के साथ बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए आपको वर्ज्य कहा है। आप इसको और इसको थोड़ा सा चेंज करके अलग अलग कर दोगे तो। अब रही बात आपके यूएस के सीजन, अब वहां के ऋतु, वहां के आहार, वहां के पदार्थ, तो नियम तो है सीजनल वस्तु खाना ज्यादा लाभदायक है। अब किस सीजन में कहाँ कौन सी वस्तु ज्यादा होती है, तो वो सीजनल वस्तु अपने गुणधर्म के साथ आपको काफी फायदा देगी। आम है तो आम को समर सीजन में ही खाया जाता है, और आम को समर सीजन में खाना है तो उसका तरीका उस हिसाब से बताया गया है। आम को ला करके आप विंटर सीजन में खाओगे तो नुकसान जरूर होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, समझे, सबके लिए है। क्या ले, जो ऋतुचर्या बताई है ना आयुर्वेद शास्त्र, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, लोगों ने ऋतुचर्या जो समझी है किस ऋतु में, तो ये बात है पहले काफी हो गई है, रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो ऋतुचर्या का आहार की विरुद्धता में बहुत बड़ा संबंध है। अंतर देवी जी, आपको क्वेश्चन है? अंतर देवी जी भागमार, आपको क्वेश्चन? हाँ, अनम्यूट कैसे करूं? हो गया आपका अनम्यूट है, आप पूछिए। हाँ, वात ज्यादा होने से क्या नहीं खाना चाहिए?
हाँ अभी आएगा, लिस्ट आगे आएगा। हाँ, जो वायु कारक पदार्थ है, वायु कारक पदार्थों का त्याग करना ज्यादा अच्छा। So tomorrow we will have a Gandharvat class 7 PM India time, 7 to 8 PM, और फिर उसके बाद कल जैना का क्लास है which is 8:30 PM India time to 10 PM India time तक। So please tomorrow सम्यक दर्शन का क्लास तो नहीं रहेगा, अभी संडे रहेगा हमारा सम्यक दर्शन का क्लास। थैंक यू सर जी। नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाधुनं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामी गुरुदेव। वंदन साहिब जी, मथेन वंदामी। प्रणाम सभी सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी को। अमुक लिंगो